पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को पहले ही एंग्लो सिख वॉर में हराकर उनकी हिली टेरिटरीज का कंट्रोल ले लिया और उसके बाद 75 लाख रुपए में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया। लेकिन ट्रीटी साइन करना और वहां पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना दो अलग बातें थी। यूं तो कश्मीर बहुत पहले से कभी अफगानी तो कभी मुगल या सिख रूल के अंडर था, लेकिन हमेशा वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरियों के ही हाथ में रहता था। गुलाब सिंह ने आकर इसे बदल दिया। कश्मीरियों ने इन चेंजेस पर कैसे रिएक्ट किया, गुलाब सिंह को अपना रूल लेजिटिमाइज करने के लिए क्या क्या करना पड़ा और आखिर में क्या ये ट्रांजिशन पीसफुल था, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। गुलाब सिंह के लिए कश्मीर पर राज करने की पहली चुनौती तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साइन होने पर ही शुरू हो गई थी। 16 मार्च 1846 के दिन साइन की हुई इस ट्रीटी के कश्मीर के सेल को ऑफिशियल कर दिया था। इसके 8 दिन बाद यानी 24 जनवरी के दिन कश्मीर के गवर्नर शेख मुहिउद्दीन की मौत हो गई। शेख मुहिउद्दीन को सिख एम्पायर की तरफ से ही जालंधर और कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था और उसकी मौत के बाद उसके बेटे शेख इमामुद्दीन ने कश्मीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। इमामुद्दीन में कश्मीर में बगावत कर दी और कंट्रोल लेने आई डोगरा फोर्सेस को रेजिस्ट किया। जुलाई 1846 तक उसने 13,000 लोगों की एक रेबल फोर्सेस बना ली थी, जिसमें उसे राजौरी, भीमबर, जुब्बाल और बोम्बा के सरदारों ने भी सपोर्ट किया। गुलाब सिंह की तरफ से दीवान लखपत राय और वजीर रतानु डोगरा फोर्सेस को लीड कर रहे थे। शुरुआत में डोगरा आर्मी के लिए इमामुद्दीन की फोर्सेस से भिड़ना आसान नहीं था और सितंबर 1846 में आज श्रीनगर के शहीद गुंज कहे जाने वाले एरिया में दोनों फोर्सेस का आमना सामना हुआ। इस बैटल में डोगरा साइड को 100 लोगों की जान गंवानी पड़ी, जिसमें लखपत राय भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ इमामुद्दीन की फोर्सेस में 25 लोग मारे गए थे। डोगरा फोर्सेस को वहां से पीछे हटना पड़ा और जब इस हार की खबर गुलाब सिंह तक पहुंची तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। गुलाब सिंह के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिगेडियर व्हीलर के अंदर 10,000 की कंपनी फोर्सेस और 17,000 सिपाहियों वाली सिख एम्पायर की कुछ रेजिमेंट्स को भी बैकअप के लिए मोबिलाइज किया जाने लगा। इसके साथ साथ जालंधर में इमामुद्दीन की सारी जागीरें भी कॉन्फिस्केट कर ली गई और उसकी फैमिली को भी जेल में डाल दिया गया। हर तरफ से बढ़ते प्रेशर को देखकर इमामुद्दीन ने पहले ब्रिटिश फोर्सेस से नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसकी जालंधर की जागीरों को वापस करने से मना कर दिया तो बात आगे नहीं बढ़ी। धीरे धीरे बाकी सरदारों ने भी इमामुद्दीन का साथ छोड़ दिया और जाकर दुश्मन खेमे से मिल गए। इसके बाद कोई ऑप्शन ना देखते हुए 25 अक्टूबर के दिन इमामुद्दीन भी कश्मीर से भाग निकला और 1 नवंबर के दिन उसने थाने में सर हेनरी लॉरेंस के सामने अपनी गिरफ्तारी दी। अपना रास्ता साफ देखकर 9 नवंबर 1846 के दिन डोगरा फोर्सेस ने कश्मीर में नई कॉन्करिंग फोर्सेस की तरह एंट्री की और गुलाब सिंह का कंट्रोल कश्मीर के महाराजा के तौर पर इस्टेब्लिश हो गया। अब यहां से दूसरी परेशानी शुरू हुई। सभी जानते थे कि गुलाब सिंह और डोगरा डायनेस्टी को आउटसाइडर्स की तरह ही देखा जाता है, क्योंकि उनका ताल्लुक जम्मू से था, कश्मीर से नहीं। इसलिए जनरल पॉपुलेशन के दिमाग में वो अभी भी एक आउटसाइड फोर्स ही थी। इसे चेंज करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक नई हिस्ट्री रची गई ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि कश्मीर पर गुलाब सिंह का कंट्रोल लेजिटिमेट है। गणेश दास भदेरा
जो कि उस वक्त गुलाब सिंह के दरबार में थे, उन्होंने 1847 में राजदर्शानी नाम की एक किताब लिखी जिसमें जम्मू के अलग अलग रूलर्स को डिस्क्राइब किया गया था। इस बुक में यह क्लेम किया गया कि कलयुग आने से बहुत पहले तक कश्मीर को जम्मू के राजा ही रूल किया करते थे और उनका रूल अगली 55 जनरेशन तक चला। वो आगे लिखते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर और अंग्रेजों की वजह से आज 5000 सालों बाद अब फाइनली कश्मीर वापस से उसके ओरिजिनल रूलर्स के पास आ गया था। के साथ साथ गुलाब सिंह के साथ उनका सिख एम्पायर का इतिहास भी जुड़ा हुआ था। गुलाब सिंह की पहचान सिख एम्पायर से ही थी और बहुत से लोग गुलाब सिंह और इमामुद्दीन के बीच हुई लड़ाई को भी सिख एम्पायर की इंटरनल फाइटिंग की तरह ही देखते थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि गुलाब सिंह को सिख एम्पायर से बिल्कुल अलग करके देखा जाए और गुलाब सिंह का भी यही मत था, क्योंकि उन्हें अब एक इंडिपेंडेंट राजा के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करना था जिसके पास अपना किंगडम है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने गुलाब सिंह को एक राजपूत की तरह रिफर करना शुरू कर दिया। यह कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई इंडियन राजाओं को लेजिटिमेसी देने के लिए उन्हें राजपूत दिखाने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ हिस्टोरियंस ने ये मिथ्स भी गढ़ना शुरू किया कि कैसे हिमाचल में चंबा से लेकर कश्मीर में अलग अलग राजपूत घरों का कंट्रोल हुआ करता था। इसके साथ साथ गुलाब सिंह को भी जयपुर घराने के राजपूत की तरह डिस्क्राइब किया गया। जब 1846 में चार्ल्स और आर्थर हार्डिंगे ने जम्मू एंड कश्मीर के नए किंगडम का दौरा किया तो उन्होंने गुलाब सिंह को डिस्क्राइब करते हुए लिखा कि गुलाब सिंह का ताल्लुक रघुवंशी कुल के राजपूतों से है जो सदियों से इस एरिया पर राज करते आए थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हिस्सा लेने वाले मेजर जी कारमाइकल स्मिथ ने 1847 में हिस्ट्री ऑफ द रेनिंग फैमिली ऑफ लाहौर में एक किताब लिखी जिसका आखिरी चैप्टर डोगरा को एड्रेस करता था। इसमें उन्होंने लिखा कि पुरानी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स और ट्रेडिशनल फैमिली हिस्ट्री से पता चलता है कि भारत में विक्रमादित्य से भी 471 साल पहले जब पर्शिया में साइरस द ग्रेट का राज था तब अवाध के इलाके से दो राजपूत भाई अपने अपने परिवारों और फॉलोअर्स के साथ वहां से निकलकर भारत के दूसरे इलाकों में बस गए थे। इनमें से छोटा भाई पंजाब में आकर बसा और बड़े भाई ने जोधपुर और जयपुर के राजपूत घरानों को इस्टेब्लिश किया। इस तरह गुलाब सिंह को भी उस वक्त के इस्टेब्लिश राजपूत घरों के साथ जोड़ दिया गया। ये नई राजपूत आइडेंटिटी टोटली एक ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन थी ताकि वो ये जस्टिफाई कर सकें कि क्यों सभी हिली स्टेट सिख एम्पायर से अलग थे और सिख एम्पायर को वहां एक इन्वेडिंग फोर्सेस की तरह इस्टेब्लिश किया जा सके। वहीं अगर हम खुद डोगरा सोर्सेस की बात करें तो ना ही राजदर्शिनी और ना ही गुलाब सिंह की अपनी बायोग्राफी गुलाबनामा में उनका राजपूत होने पर कोई खास एम्फेसिस दिया गया है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साइन होने से 4 साल पहले यानी 1842 में जब एक मशहूर ट्रैवलर जी.टी. विग्ने ने काबुल और पंजाब समेत इस एरिया का दौरा किया था तो उन्होंने डोगरा डायनेस्टी के बारे में बिल्कुल उलट बात लिखी थी। उनके मुताबिक डोगरा शब्द दो रुग यानी दो वेन से निकला है जो ये दर्शाता था कि वो मिक्स ब्लड या लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साइन होने के बाद ब्रिटिश नैरेटिव पूरी तरह से बदल गया था। उस वक्त की कई ऐसी पुरानी डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे भी है जिसमें गुलाब सिंह को राजपूत नहीं बल्कि एक सिख रूलर की तरह ही डिस्क्राइब किया जाता था। गुलाब सिंह की ये नई राजपूत आइडेंटिटी ब्रिटिशर्स भी एक्सप्लॉइट करते थे। जब उन्हें गुलाब सिंह को ये कहने के लिए मनाना था कि वो अपने किंगडम में सती की प्रैक्टिस को बैन कर दें तो उन्होंने उन्हें जयपुर और जोधपुर के राजपूत घरानों का ही हवाला देकर समझाया कि ऐसा करना शास्त्रों के अगेंस्ट जाना नहीं है क्योंकि वो राजा भी इसे बैन कर चुके हैं।
मेजर स्मिथ ने अपनी किताब में डोगरा राजपूत को हिंदू फेथ का ज्यादा एबल गार्डियन बताते हुए ये आर्ग्यू भी किया था कि क्योंकि जोधपुर और जयपुर के राजपूत्स ने मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ मिक्स होकर अपने आप को डाइल्यूट कर लिया और अपने धर्म को छोड़ दिया है, इसीलिए डोगरा जो कि अभी तक किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं हुए थे, वो एक तरह से ज्यादा प्योर राजपूत और हिंदू थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद कश्मीर पर मिलिटरीली कब्जा करना और अपनी राजपूत आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना ही डोगरा के लिए काफी नहीं था। उन्हें अब इस स्टेट को रन भी करना था, जिसके लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना था। यहाँ पर उन्होंने कश्मीर के सोशल फैब्रिक को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे यूनिक था। गुलाब सिंह के वक्त कश्मीर की 95% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, जिनमें सैयद, पठान, मुगल्स जैसे अपर कास्ट मुस्लिम से लेकर गुज्जर, बकरवाल जैसे लोअर कास्ट मुस्लिम और कई शियाज भी शामिल थे। लेकिन कश्मीर की हिंदू पॉपुलेशन में वर्ना सिस्टम की एक ही जाति रिप्रेजेंटेड थी, जो थी कश्मीरी पंडित। मृदु राज अपनी किताब हिंदू रूलर्स मुस्लिम सब्जेक्ट्स में लिखते हैं कि ऐसा होने का एक कारण ये हो सकता है कि कश्मीरी पंडित्स के अलावा जितनी भी कास्टेस थी, उन्होंने धीरे धीरे कन्वर्जन का रास्ता चुना और वर्ण सिस्टम से बाहर आने की कोशिश की। माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी अपने एजुकेटेड बैकग्राउंड के कारण कश्मीरी पंडित्स का रोल कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में काफी था। दूसरी यूनिक चीज जो कश्मीर को बाकी के इंडिया से अलग करती थी, वो ये थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स यहाँ पर काफी पीसफुली रहते थे और अगर कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स को इग्नोर कर दिया जाए तो वहां पर कोई मेजर राइट्स नहीं हुए। गुलाब सिंह के राज में यहाँ पर इंटेंशनल डिवाइड क्रिएट किया गया। गुलाब सिंह ने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया और वो भी खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कई सारे मुस्लिम्स को बाहर कर दिया गया। इसके साथ साथ गुलाब सिंह ने शादी पर लगने वाले टैक्सेस से भी कश्मीरी पंडित्स को एग्जेम्प्ट कर दिया और उनको हर डिपार्टमेंट में फेवर्स देना शुरू कर दिया। हर डोगरा ऑफिसर्स के साथ एक कश्मीरी पंडित उसके सब ऑर्डिनेट के रूप में जरूर रहता था और इस कश्मीरी पंडित का काम ना सिर्फ उस डोगरा ऑफिसर्स की हेल्प करना था, बल्कि उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो राजा को इन्फॉर्म कर सके। उस वक्त पर हर किंगडम में ये रिवाज होता था कि राजा ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट देकर ये इंश्योर करता था कि वो सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करें। लेकिन गुलाब सिंह ने मुस्लिम्स को मिलने वाली कई सारी चैरिटी ग्रांट्स को रिड्यूस कर दिया। इसके अलावा चारारे शरीफ और दूसरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन्स को मिलने वाली रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट्स को भी कैंसिल कर दिया गया, जबकि सेम टाइम पर हिंदू टेंपल्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाली ग्रांट्स या तो अनटच रही या उन्हें बढ़ा दिया गया। इसके अलावा गुलाब सिंह का राज कश्मीर की जनरल पॉपुलेशन के लिए इसलिए भी बुरा था क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज ने कश्मीर की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया। गुलाब सिंह के दौर में ही एक कैपिटेशन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हर काम करने वाले आदमी पर टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा राइस फार्मर्स को भी अपनी 50% हार्वेस्ट पर अब एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स के तौर पर देनी पड़ती थी। टैक्सेशन के बढ़ाने पर यह भी डर था कि कुछ फार्मर्स हो सकता है फार्मिंग को ही अबैंडन कर दे, लेकिन उसके लिए भी एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला गया। कोई फार्मर अगर फार्मिंग छोड़कर कुछ और करना चाहता तो उसे सबसे पहले अपनी लैंड बेचनी पड़ती, लेकिन उस लैंड पर टैक्स 100% कर दिया गया, यानी जितने अमाउंट में लैंड बेची जाएगी उतने ही टैक्स भी उन पर लगेगा और एक तरह से लैंड के प्राइसेस टैक्सेस के कारण अपने आप इन्फ्लेट हो गए। ये भी वजह थी फार्मर्स के पास फार्मिंग से आजाद होने के ऑप्शंस काफी कम हो गए। इसके साथ साथ गुलाब सिंह ने फायरवुड और सिंघाड़े के ट्रेड को भी मोनोपोलाइज
कर दिया गया, जिससे अब उनके रेट तय करने की सोल पावर राजा के हाथ में थी। यही वजह थी कि कई बार लोग शिकायत भी करते थे कि मुनाफाखोरी के लिए होर्डिंग की जा रही है और जानबूझकर ऐसी चीजों की सप्लाई रिड्यूस की गई है। कई बार तो इनके प्राइसेस एक झटके में डबल कर दिए जाते थे। इसके साथ साथ कश्मीर की शॉल इंडस्ट्री, जहां एक प्रोडक्ट्स इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया में पॉपुलर थे, उसे भी गुलाब सिंह के एक्शन से काफी नुकसान हुआ। कश्मीर की शॉल इंडस्ट्री ऑलरेडी एक अनइक्वल सिस्टम पर चल रही थी। वहां पर कारखानदार थे जो फैक्ट्री ओनर्स थे और दूसरी तरफ शागिर्द थे जो वर्कर्स थे। ये कारखानदार कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि वेल्थी मुस्लिम थे जो डोगरा के करीबी माने जाते थे। वहीं ये शागिर्द या वर्कर्स एक तरह की बंधुआ मजदूरी के सिस्टम के तहत काम कर रहे थे। जब उन्होंने अपने लिए राइट्स और बेहतर पे की डिमांड करनी शुरू की तो उनके प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की गई और आखिर में राजा ने फैसला कारखानदारों के फेवर में ही दिया। इसी के चलते करीब 4000 स्किल्ड वर्कर्स ने इस बीच कश्मीर को छोड़ दिया। वहीं कई बार ब्रिटिशर्स ने कश्मीरी पब्लिक की तरफ से राजा से बात करने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने रिपीटेडली उन्हें याद दिलाया कि जिन मुस्लिम्स जागीरदारों के पास लैंड्स हैं वो फोर्सफुली उन्हें नहीं ले जा सकते, जैसे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में अग्री किया गया था। इसके अलावा हैवी टैक्सेशन और ट्रेड मोनोपोलाइजेशन को देखकर भी 1846 में सर हेनरी लॉरेंस ने राजा को ये एडवाइस दी थी कि वो एक ट्रेडर की तरह एक्ट ना करके एक सॉवरेन की तरह एक्ट करे। लेकिन ये सब चीजें वो लोग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें कश्मीरी जनता की चिंता थी, बल्कि राजा की पॉलिसी से उन्हें भी नुकसान हो रहा था। राजा के ट्रेड मोनोपोलाइजेशन के कारण बाकी के इंडिया में गुड्स की सप्लाई कम हो गई थी। इसके अलावा लद्दाख की तरफ होने वाले चाइना ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दखल चाहती थी। आम कश्मीरियों के लिए ये वक्त आसान नहीं था। एक तरफ गुलाब सिंह की पॉलिसीज थी तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, जिनका कश्मीर में आना जाना और घूमना पिछले कुछ वक्त में बहुत बढ़ गया था। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स सामान खरीद कर पे करने से इनकार कर देते थे या फिर कभी कभी झूठ बोलकर लोगों से ही पैसा कलेक्ट करना शुरू कर देते थे। गुलाब सिंह के कंप्लेंट करने पर इन प्रैक्टिसेस को रोक दिया गया, लेकिन आम कश्मीरियों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। डोगरा डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद आगे क्या हुआ, गुलाब सिंह से हम हरी सिंह तक कैसे पहुंचे, और इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसॉल्व होने के बाद जब 1858 में जब ऑफिशियली क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया तो कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आए, जानने की कोशिश करेंगे हम इस सीरीज के आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ।